गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट बुक है आपकी आषाढ़ का एक दिन, जो एक नाटक है। ये मोहन राकेश जी के द्वारा रचित है। मोहन राकेश जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार मोहन राकेश जी का जन्म सन 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए की डिग्रियां प्राप्त की। अमृतसर की एक तंग गली के एक छोटे से घर में आपका जन्म हुआ। ये मोहन राकेश जी ने पूरे भारत को अपना घर बना लिया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ समय तक ये कॉलेज में अध्यापक रहे, तभी से इनकी लेखन क्रियाशील हो गई। कुछ वर्षों तक ये सारिका के संपादक रहे। इनकी अनेक कहानियों पर फिल्में भी बनी। नाटक के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों पर इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। इन दोनों नाटकों को क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। कहानी संग्रह क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। निबंध संग्रह परिवेश। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। इनकी कहानियों में निरंतर विकास मिलता है। इनकी कहानियों और उपन्यासों की पृष्ठभूमि और कथावस्तु शहरी मध्यम वर्ग के जीवन पर आधारित होती है। नाटकों के द्वारा आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। इनके द्वारा लिखित आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक आदर्शवादी त्रिखंडीय नाटक है। यह महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। इसे हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। सन 1971 ईस्वी में निर्देशक मणिकौल ने इस पर आधारित फिल्म बनाई, जिसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नाटक अनेक रंगमंचों में अभिनीत किया जा चुका है। मोहन राकेश जी ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। अपनी कहानियों के संबंध में वे स्वयं कहते हैं, नए दौर की मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों और यंत्रणाओं को अकेलेपन से झेलते हुए लोगों की कहानियां हैं। यह अकेलापन समाज से कटकर रहने का अकेलापन नहीं, वरन समाज के बीच में होने का अकेलापन है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज की मानसिकता को उजागर किया है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर वे जो साहित्य छोड़ गए हैं उसके कारण चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। आषाढ़ के एक दिन के मुख्य पात्र परिचय। अंबिका गांव की एक प्रौढ़ा मल्लिका की मां, जो महामारी फैलने के कारण इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, असहाय और निर्धन स्त्री हैं। मल्लिका अंबिका की पुत्री और कालिदास की प्रेमिका। कालिदास नाटक का नायक कवि, सम्राट विक्रमादित्य के दरबारी कवि, कश्मीर के राज्यपाल। दंतुल राजपुरुष। मातुल कवि मातुल। निक्षेप ग्राम पुरुष। विलोम ग्राम पुरुष एवं नाटक का खलनायक। रंगिणी संगिनी उज्जैनी से राजकुमारी के साथ आई हुई 2 नागरी जो नाट्य केंद्र से जुड़ी हैं। अनुस्वार उज्जैनी से आए हुए अनुनासिक 2 अधिकारी निरीक्षक। प्रिय गुमंजरी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या, जिसका विवाह
कालिदास से हो जाता है। आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का नाटक है। प्रथम अंक के सारांश में यह बताया गया है कि पर्दा उठने से पहले बादलों की गर्जन तथा वर्षा का स्वर सुनाई देता है। पर्दा उठते ही एक साधारण से कमरे का दृश्य है, जहां लकड़ी की दीवारें हैं। निचला हिस्सा चिकनी मिट्टी से पुता है। वह बीच बीच में स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार दहेली में खुलता है। बाईं ओर का द्वार खुला है, जो दूसरे कमरे में जाने के लिए है। उस कमरे में एक तख्त पड़ा है और किवाड़ों की मिट्टी से पोता गया है तथा गेरू और हल्दी से कमल और शंख के चित्र बने हैं। दाईं ओर के झरोखे से बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है। कमरे में एक ओर चूल्हा और मिट्टी तथा कांसे के बर्तन हैं, तो दूसरी ओर काई और काली जमे घड़े रखे हैं। झरोखे के पास ही लकड़ी का आसन है और चूल्हे के पास 2 चौकियां हैं। एक चौकी पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। तभी उसकी बेटी मल्लिका गीले वस्त्रों में प्रवेश करती है। अंबिका अपने कार्य में व्यस्त है। उसकी माँ के समीप आकर कहती है, आज आषाढ़ का पहला दिन है और ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। वह कहती है कि वह पूरी तरह भीग गई है। अंबिका उस पर दृष्टि डालती है, फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर माँ के कंधों पर सिर रख देती है तथा ठंड से कांपती हुई वह माँ से सूखे वस्त्र मांगती है। वह वस्त्र बदलने के लिए भीतर जाती है और प्रकृति के अद्भुत दृश्य का वर्णन माँ को सुनाती जाती है। कमरे से बाहर आकर वह फिर अंबिका को अपना अनुभव बताती है, पर माँ चुप है। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मल्लिका माँ के हाथ से आज छाछ छीन कर बात करने को कहती है। हट करती है, जिद करती है कि माँ उससे बोले, भले ही उसे डांटे, पर अंबिका उसे दूध पीकर विश्राम करने के लिए कहती है। माँ को रोती देखकर मल्लिका कारण पूछती है। तभी दूर से घोड़ों के टापों का शब्द सुनकर अंबिका झरोखे के पास चली जाती है। माँ से पूछने पर मल्लिका को पता चलता है कि वे शायद राज्य के कर्मचारी हैं और जब भी वे आते हैं किसी महामारी या युद्ध की सूचना लाते हैं या कोई अनिष्ट होता है। पिछली महामारी में मल्लिका के पिता की मृत्यु हुई थी। आज पता नहीं वे क्यों आए हैं। जब मल्लिका को अपनी माँ से पता चलता है कि उन्होंने अग्निमित्र को उसके विवाह के लिए कहीं भेजा था। अग्निमित्र वो हैं जो शादी विवाह का रिश्ता कराते हैं। तो वह उत्तेजित होकर माँ से कहती है कि जब वह विवाह नहीं करना चाहती तो वे निरर्थक प्रयत्न क्यों कर रही है। अंबिका बताती है कि अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। तो मल्लिका और अधिक उत्तेजना से कहती है कि उसके बारे में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे चाहे जैसे जिए। अंबिका बेटी को समझाना चाहती है कि लोग उसके विषय में बुरा भला कह रहे हैं। यह अपवाद उससे सहन नहीं होता। मल्लिका माँ को बताती है कि उसने भावना में एक भावना का वर्ण दिया है जो केवल भावनात्मक प्रेम है तथा पवित्र, कोमल और अनश्वर है। अंबिका उसे समझाती है कि यह केवल छलना और अपने को धोखा देना है। इससे जीवन की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, पर मल्लिका इसे महत्वहीन मानती है। तभी द्वार पर कालिदास के शब्द सुनकर माँ भीतर जाने लगती है, यह कहकर कि उसे बहुत काम करने हैं। कालिदास एक घायल हरिण शावक को हाथों में लेकर
पुचकारते और सहलाते हैं। मल्लिका आहत सावक को देखकर दुखी होती है और कालिदास के कहने पर दूध लाती है। वह कालिदास को बताती है कि माँ बहुत रुष्ट है, उन्हें आभास हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी। उन्हें लोकापवाद की चिंता है, लेकिन कालिदास कोई उत्तर नहीं देते। तभी दंतुल नामक राजपुरुष आता है। हरिणशावक को लेकर दोनों में वाद विवाद चलता है। वह हरिणशावक को अपनी संपत्ति मानकर उसे लेना चाहता है, लेकिन कालिदास उसे अपराधी मानकर हरिणशावक नहीं देते और मल्लिका से उसे भीतर तख्त या बिस्तर पर लिटाने को कहते हैं। माँ इसके लिए मना कर देती है तो कालिदास उसे बाहों में लेकर द्वार की ओर चल देते हैं, पर दंतुल उस हरिणशावक पर पुनः अपना अधिकार जताते हुए उसे लेना चाहता है। इस पर मल्लिका द्वार के सामने जाकर कहती है कि वह निशस्त्र कालिदास से शावक को लेने की जिद न करे। वह निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कवि कालिदास का नाम सुनते ही विस्मित हो जाता है और विनम्र होकर कहता है कि क्या वह जिनसे बात कर रहा है वह ऋतुसंहार के लेखक कालिदास है, जिन्हें उज्जैनी का राज्य राजकवि का आसन देना चाहता है। और इसी उद्देश्य से आचार्य वररुचि उज्जैनी से वहां आए हैं। वह कालिदास से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और चला जाता है। मल्लिका यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह माँ को यह समाचार देती है, पर अंबिका अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती और मल्लिका से दूध पीने के लिए कहती है। मल्लिका माँ के हाथ से दूध लेकर पी जाती है। वह माँ से अपनी खुशी बांटना चाहती है, पर माँ कहती है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वह यथार्थ से आंखें नहीं मूंद सकती। वह बेटी को समझाती है कि कालिदास आत्मकेंद्रित है, उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं है। तुम भावना की बात करती हो, यदि उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता। मल्लिका कहती है कि मातुल के घर में वह अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। ऐसी अवस्था में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। अंबिका उसे समझाती है कि कल जब वह नहीं रहेगी तब उसका क्या होगा। मल्लिका कहती है कि जिस तरह आज तक का जीवन जिया है आगे भी वैसे ही बीत जाएगा। तभी मातुल का प्रवेश होता है और वह कालिदास से संबंध तोड़ने की बात कहता है। वह उन्हें कुलद्रोही कहता है तथा मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी से आचार्य कालिदास को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। उज्जैनी के सम्राट कालिदास को सम्मानित करना चाहते हैं, पर यह सम्मान नहीं लेना चाहता। अंबिका कहती है कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। वह लोक नीति में निपुण है, उसे पता है कि सम्मान प्राप्त होने पर उसके प्रति उदासीनता दिखाने से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। मातुल इसे मूर्खता कहता है, क्योंकि सम्मान लेने से मना करने पर सम्राट रुष्ट हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने सम्मान न ग्रहण कर उनका अपमान किया है। निक्षेप मातुल से आकर कहता है कि आचार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल को कालिदास की कविता में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। वह कहते हैं कि उसने कालिदास से कहा था कि आचार्य उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं राज्य की ओर से सम्मानित करने के लिए, पर कालिदास यह कहकर चल दिए कि वह राजकीय मुद्राओं से बिकने के लिए नहीं है। वह अंबिका से कहते हैं कि वह निक्षेप को आचार्य के पास बैठने के लिए कहकर आया था, पर वह उसके पीछे यहाँ चला आया। वह निक्षेप से कहते हैं कि
वह कालिदास को ढूंढकर लाए। निक्षेप मल्लिका को बताता है कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है, पर वह नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए, क्योंकि वह परिस्थिति को नहीं समझते। निक्षेप चला जाता है। कालिदास हठ कर रहे हैं कि वह अतिथि के लौटने तक मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका उसे कालिदास की चतुराई और अनोखापन कहती है। वह बताना चाहती है कि कालिदास नाटक कर रहा है, लेकिन निक्षेप उस अंबिका से कहता है कि कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। वे सच में पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। कोई भी उनके हठ को नहीं छुड़ा सकता। निक्षेप का विचार है कि कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। वह मल्लिका से कहता है कि केवल वही उन्हें जाने के लिए मना सकती है। मल्लिका भी चाहती है कि कालिदास उस राजकीय सम्मान को लेने उज्जैनी अवश्य जाए। अतः वह मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है और निक्षेप के साथ घर से निकल जा पड़ती है। तभी विलोम हाथ में मशाल लेकर आता है और अंबिका से पूछकर पर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए दीपक जला देता है। अंबिका उसे जाने को कहती है। विलोम बताता है कि कालिदास उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वह जो अनुभव करता है स्पष्ट कह देता है। वह अंबिका के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हुआ झरोखे के पास जाकर कहता है कि उज्जैनी जाकर राजकवि बनने से पूर्व कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। क्या तुमने इस विषय में नहीं सोचा कि कालिदास उज्जैनी चला जाएगा तो पीछे पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। अंबिका विलोम से अनुरोध करती है कि वह उसे अकेली रहने दे, पर वह कहता है कि वह कालिदास से बात करने वहां आया था। तभी कालिदास और मल्लिका आ जाते हैं। कालिदास और विलोम में विवाद होता है। विलोम कालिदास पर कटाक्ष करता है कि वह राजधानी के वैभव में ग्राम प्रदेश को भूल जाएगा, क्योंकि राजधानी के आकर्षण में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। मल्लिका क्रोधित होकर विलोम से कहती है कि वह इस समय विलोम को वहां पर नहीं देखना चाहती, पर वह कहता है कि वह तो अंबिका से मिलने आया था। विलोम कालिदास से प्रश्न पूछता है कि क्या वह अभी तक वही कालिदास है जो कल तक था। मल्लिका कहती है कि वह बेसिर पैर की बातों को क्षम्य नहीं समझती। विलोम अंबिका को बताता है कि मल्लिका और कालिदास के संबंधों को लेकर गांव प्रदेश में बहुत कुछ कहा जाता है। अतः कालिदास बताए कि वह उज्जैनी अकेले ही जा रहे हैं या वह कालिदास से भी प्रश्न करता है, पर कालिदास विलोम का उत्तर टाल जाता है। विलोम के प्रश्नों से मल्लिका विचलित होकर कहती है कि वह अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात कर रहा है और वह अब बच्ची नहीं रही, अपना भला बुरा समझती है। विलोम को वह अनचाहा अतिथि तक कह देती है। मल्लिका कालिदास को समझाती है कि उसे इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। वह जानती है कि कालिदास के जाने से उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी, फिर भी वह हृदय से चाहती है कि वह उज्जैनी जाए। वह अपने स्वार्थ के कारण उसे घेरना नहीं चाहती। कालिदास मल्लिका से कहता है कि वह इस भूमि से जुड़ा है, वह अपनी भूमि से उखड़ जाएगा। उसके मन में उज्जैनी जाने के लिए कोई उत्साह नहीं है। वह आशंकित है, पर मल्लिका उसे समझाती है कि वह वहां से जाकर भी उस भूमि से अलग नहीं होगा। वहां की वायु, मेघ, हरिण सब उसके साथ होंगे। जब भी वह उसके निकट होना चाहेगी, पर्वत शिखर पर चली जाएगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करेगी। वह उसके पीछे भी प्रसन्न रहेगी। हर संध्या जगदम्बा मंदिर में सूर्यास्त देखने जाएगी। वह कालिदास के लिए पथ प्रशस्ति की प्रार्थना करती है। कालिदास चले जाते हैं। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। मां अंबिका उसे आराम करने को कहती है। मल्लिका कहती है कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू दुख के नहीं बल्कि सुख के हैं, तथा मां के वक्ष में मुंह छिपा लेती है।